सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जासूसी की उस डार्क और मिस्टीरियस दुनिया को डिकोड करने वाले हैं, जहां इंफॉर्मेशन से महंगी कोई करेंसी नहीं है। हम अक्सर अपने बॉर्डर्स पर दुश्मनों को खोजते हैं, राइट? लेकिन सच तो यह है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों या फिर कुछ अनजाने मोहरों से आता है। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए। सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं जो बंदूक ताने खड़ा है, बल्कि वो है जो सिस्टम के अंदर बैठा है। ये लाइन आज के हमारे पूरे टॉपिक की नींव है। मतलब जिसके पास आपके सारे सीक्रेट्स का एक्सेस है, वो किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो चलिए अपने पहले केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदरूनी खतरा कैसा दिखता है। एल्ड्रिच एम्स, CIA का वो कुख्यात गद्दार। देखिए, कोई रातों रात अपने देश से गद्दारी नहीं करता। ये टाइमलाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। 1941 में एक CIA अफसर के घर जन्म, फिर पिता का शराब की वजह से एजेंसी से निकाला जाना, जिससे उसके मन में कड़वाहट भर गई। 80 के दशक में पहली पत्नी से तलाक और एक बहुत बड़ा एलुमनी पे आउट, और फिर एक ऐसी महिला से शादी जिसके महंगे शौक एम्स की सैलरी से पूरे नहीं हो सकते थे। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा बवंडर बनाती हैं जिसने उसे पैसों के लिए अपने ही देश का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे चौंकाने वाला नंबर देखिए, सिर्फ $50,000। जी हां, एम्स ने पहली बार सोवियत संघ के दूतावास में कदम रखा और इतने कम पैसों के लिए अमेरिका के टॉप सीक्रेट्स बेच डाले। ये साफ दिखाता है कि वो पैसों के लिए किस हद तक डेस्परेट हो चुका था। और इस सौदे की इंसानी कीमत वो बहुत भयानक थी। एम्स की दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से KGB ने अमेरिका के लिए काम कर रहे 10 सबसे बेहतरीन CIA एजेंट्स को ट्रैक किया और उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया। करीब 10 साल तक एम्स ने एक परफेक्ट डबल लाइफ जी। वो सीक्रेट ड्रॉप्स के जरिए KGB को एजेंट्स के नाम पास करता रहा, और बदले में KGB उसे जानबूझकर हानि रहित जानकारी देती थी ताकि CIA को लगे कि एम्स उनका स्टार स्पाई है। इसी ट्रिक की बदौलत वो बिना किसी शक के अपनी आलीशान जिंदगी के मजे लेता रहा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, गद्दारी की कीमत और इस जासूस को आखिरकार कैसे पकड़ा गया। CIA को जब भनक लगी कि दुश्मन उन्हीं के हेडक्वार्टर में बैठा है, तो उन्होंने बहुत ही तरीके से एक जाल बिछाया। 1993 में उनकी नज़र एम्स की बेहिसाब दौलत पर पड़ी। $5.5 लाख का कैश में खरीदा गया घर और एक नई BMW। उन्होंने तुरंत उसकी कार और ऑफिस कंप्यूटर पर डिजिटल ट्रैकर्स लगा दिए। सबसे मास्टर स्ट्रोक था 1994 की शुरुआत में उसे एक फर्जी इंफॉर्मेशन देना। जैसे ही KGB ने उस डमी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट किया, एम्स का खेल खत्म हो गया। 21 फरवरी 1994 को फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया गया। आज 2026 में भी एम्स जेल में उम्र कैद काट रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट को देखिए, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस हूं। ये एक डबल एजेंट की बहुत ही डार्क और ठंडी सच्चाई है। उसे अपने किए पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। खैर, कोल्ड वॉर से निकलकर अब बात करते हैं एक बहुत ही मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स केस की। आधुनिक जासूस संदिग्ध, क्या वो एक व्लॉगर है या हनी ट्रैपर? बात हो रही है मई 2025 में ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की। इन दोनों केसेस को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास एल्ड्रिच एम्स है, एक हाई रैंकिंग क्लासिक इनसाइडर जिसके पास क्लासिफाइड फाइल्स का डायरेक्ट एक्सेस था, और दूसरी तरफ है ज्योति मल्होत्रा, एक आम ट्रैवल यूट्यूबर जिसके पास सीक्रेट्स तक कोई डायरेक्ट पहुंच नहीं है, एक पूरी तरह से मॉडर्न प्रॉक्सी। तो सवाल ये है कि क्या वो बस एक अनजान मोहरा है या कुछ और? हिसार पुलिस ने 16 मई को मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। अब इसके पीछे का पैटर्न देखिए। अप्रैल 2023, मई 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान के दौरे, 3 अलग अलग खुफिया अधिकारियों से मुलाकातें, मोबाइल में फर्जी नामों से सेव किए गए नंबर्स, और इन सबका मास्टरमाइंड दानिश यानी एहसानुल रहीम, जो उसे फंडिंग दे रहा था। यह किसी आम ट्रैवल व्लॉगर का रूटीन तो बिल्कुल नहीं है। अब दिमाग में ये बात आती है कि अगर दानिश उसका हैंडलर था, तो इंडियन अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? जवाब है 1961 का वियना कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल ट्रीटी विदेशी राजनयिकों को इम्यूनिटी देती है। इसी वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और 12 मई को सिर्फ देश छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। तो यहां एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी एक ट्रैवल व्लॉगर को फंड क्यों करेगी जिसके पास मिलिट्री का कोई एक्सेस ही नहीं है? ये सीधा उस पुरानी सोच को चैलेंज करता है कि जासूसी के लिए हमेशा वर्दी वाले या बड़े अफसर ही काम आते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स की एक वर्किंग थ्योरी है, हनी ट्रैप प्रोटोकॉल।
शायद मकसद कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराना था ही नहीं, बल्कि आम नागरिक की प्रोफाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना और आगे चलकर हाई वैल्यू इंडियन ऑफिशियल्स को फंसाकर ब्लैकमेल करना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके खिलाफ व्हाट्सएप जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिला। क्यों? इस अनट्रेसेबल तरीके को देखिए। एजेंट और हैंडलर एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की लाइव चैट में मिलते थे। एजेंट फर्जी नाम से एक कोडेड मैसेज छोड़ता और हैंडलर उसे पढ़कर तुरंत डिलीट कर देता। मतलब कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, एकदम क्लीन। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आते हैं, रहस्यों की असली कीमत और वो सवाल जो अभी भी अनसुलझे हैं। एम्स का केस तो पूरी तरह से सुलझ गया, लेकिन ज्योति मल्होत्रा का मामला अभी भी एक मिस्ट्री है। क्या वो अपनी मर्जी से जासूस बनी थी या उसे सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया? ये केस साफ दिखाता है कि आज की इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी आम इंसान की कमजोरियों का किस हद तक फायदा उठा सकती हैं। लास्ट में ये कोट हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये दोनों केसेस एक बात क्लियर कर देते हैं कि कोई भी सिस्टम सिर्फ उतना ही सिक्योर है जितने उससे जुड़े लोग लॉयल हैं, चाहे वो सिस्टम के टॉप पर बैठा कोई अफसर हो या फिर कोई आम मोहरा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उन खतरों को पहचान पा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं?